नमस्कार, मैं हूं आरजे उमेश। लेट्स टॉक सिलीगुड़ी के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक जाने माने हस्ती, डॉक्टर शोएब अख्तर। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर शोएब अख्तर यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिलीगुड़ी में एज ए कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड हैंड सर्जन। मैं डिफरेंट हॉस्पिटल से अटैच्ड हूँ और आज हम बात करने आए हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आज का वो है हैंड इंजरी। जब हैंड इंजरी होता है तो उसमें क्या क्या करना चाहिए हमें, पेशेंट जिसका हैंड इंजरी उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कब हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, उसके बारे में हम आपसे आज बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके बारे में अखबारों में हमने देखा था कि एक आदमी था जिसका हाथ पूरे तरीके से कट के अलग हो गया था और फिर आपने उनकी सर्जरी की और अब एकदम बिल्कुल वो ठीक ठाक है। जी, एक पेशेंट था, कोच बिहार से था। वो किसी वजह से उसका हाथ कट गया था इस लेवल पे, वो कट के अलग हो गया था। जब अलग हुआ तो पेशेंट वहीं पे था, कोच बिहार से था। उन्होंने कांटेक्ट किया हमसे, फिर उन्होंने अप्रोच किया हमें, फिर हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए यहीं से। उनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है, जो हाथ जब कट के अलग हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो जिसका हाथ कटता है या उनके साथ जो होते हैं उनको ख्याल रखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जब हाथ कट के अलग होता है तो जिस लेवल पे कटता है वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। सबसे प्राइमरी चीज़ है उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। इमीडिएटली जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ पे पहुँचें। वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे कॉन्टैक्ट करें और जो ब्लीडिंग होता है सबसे पहले उसको कंट्रोल करना है, ब्लीडिंग को। तो वो क्या हम लोग घर पे कर सकते हैं या फिर उसके लिए इवन घर पे भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। जैसे जहाँ से कट रहा है तो वहाँ पे कंप्रेशन थेरेपी बोलते हैं हम लोग। प्रेशर देके ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जो घर में कर लिए, फिर वहाँ पे जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ पहुँचे, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो बेसिक एड्स हैं, जो बेसिक फैसिलिटी जो वहाँ पे अवेलेबल है, उसके ज़रिए वो जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको कंट्रोल कर लेंगे। और जो दूसरा टुकड़ा है उसे क्या वैसे ही रखेंगे? दूसरा टुकड़ा प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना होता है। उसको हम यूजुअली जो एडवाइस करते हैं वो रहना चाहिए एक पॉलीथीन में। उस पॉलीथीन को हम एक ऐसे पॉलीथीन में डालते हैं जिसमें आइस भरा हुआ हो। तो इससे क्या होता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उसमें जो डैमेजेस हैं बहुत कम होते हैं और उसको एक टाइम मिल जाता है कि ज़्यादा टाइम वो सर्वाइव करता है। उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल हो गया, दूसरा हैंड को आपने प्रिजर्व कर लिया। उसके बाद एक ऐसे सेंटर में पहुँचें जहाँ पे हैंड रीइम्प्लांटेशन की फैसिलिटी हो। जैसे ये पेशेंट कोच बिहार में हाथ उसका अलग हुआ था, उन्होंने प्रॉपरली वहाँ से ब्लीडिंग बंद किया, फिर हाथ को प्रिजर्व किया। जब हमारे पास आया तो उसका सबसे ऑलरेडी काफ़ी ब्लीडिंग, डिस्पाइट के उसने जो प्राइमरी एड है वो लिया था वहाँ से, उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था। जब इमरजेंसी में आया पेशेंट, हमने देखा कि उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉन रिकॉर्डेबल था, पेशेंट बिल्कुल ड्रॉजी था। तो हमारी जो इमरजेंसी टीम है वो इमीडिएटली उसको देखा, फिर उसको मैनेज किया हमारी जो टीम में। फिर मैनेज करने के बाद जब हमने देखा कि उसका ब्लड प्रेशर एक लेवल तक आ गया है, फिर हमने उसको इमीडिएटली ओटी में लिया, जो प्रोसीडियर फिर हमने स्टार्ट किया उसके बाद। तो हम लोगों ने तो फिल्मों में ये सब देखा है कि एक नस काट देने से फिर वो लोग मर जाते हैं, तो ये क्या सिर्फ फिल्मी बात है या फिर फिल्म में मरता नहीं है। जो यही मैं बताने के लिए हूँ कि अगर कहीं हार्ट कट जाता है या फिर किसी मशीन में आ जाता है तो उसमें प्राइमरीली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो प्राइमरीली एट द साइट ऑफ इंजरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको ख्याल रखना होता है उसमें तो ब्लीडिंग को बंद करना है पहला। दूसरा जो बेस्ट हैंड सेंटर है वहाँ पे पहुँचना है हर टाइम पे। अच्छा, तो ये कितने देर तक हम लोग उसको, आपने जो आइस बैग वाला बताया कि पॉलीथीन में रखना है, कितने देर तक रख सकते हैं? जैसे कूच बिहार से यहाँ आने में तो 3-4 घंटे लगे ही होंगे। डिपेंड करता है वो किस लेवल पे कटा है। जैसे इस लेवल पे हम लोग 12 घंटे तक, अगर हम लोग प्रॉपर्ली प्रिजर्व करके रखें आइस में, तो 12 घंटे तक हम लोग रीइम्प्लांट कर सकते हैं। जस्ट और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 8 घंटा, और ऊपर जाएंगे तो 6 घंटा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो टाइम कम होता जाता है। तो इस लेवल पे अगर कट रहा है तो विदिन 6 आवर हमको ऑपरेशन थिएटर में उसको रिवास्कुलराइज करना है। अगर नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत बार पेशेंट को रिपरफ्यूजन इंजरी हो जाता है। पेशेंट इवन समटाइम्स पेशेंट कैन डाई इफ नॉट डन एट राइट टाइम। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये हाथ यहाँ से उनका कट गया, सर्जरी करके उनको ठीक कर दिया, अगर लेट हो गया होता है या फिर वो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ था, वो आइस बैग वाला, या फिर वो टाइम से नहीं लाते,
तो फिर वो जिंदा रहते या फिर पेशेंट जिंदा रहता प्रोवाइडेड कि वो राइट टाइम पे अगर हॉस्पिटल आ जाता, उसको हम ब्लीडिंग जो हुआ था लॉस, उसको हम मैनेज, हमारा जो इमरजेंसी टीम है वो, अगर वो राइट टाइम पे नहीं आता तो पेशेंट मर भी जाता है बहुत बार। अच्छा, और नहीं तो इसके अलावा रहना पड़ता है? हाँ, नहीं तो अगर पेशेंट टाइम पे आ जाता है तो हम रिससिटेट करके उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो ये प्राइमरी जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है वो हो जाता है, बट पेशेंट की जान बच जाती है प्राइमरी मैनेजमेंट से। बट रीइम्प्लांटेशन के भी कुछ क्राइटेरिया है। एक तो टाइम पे आना चाहिए हॉस्पिटल में, सेकेंड उसको प्रॉपरली प्रिजर्व होना चाहिए, थर्ड जो एक्सपर्टाइज है उस हॉस्पिटल में एक्सपर्टाइज होनी चाहिए जो उस प्रोसीजर को कर सके। दीज आर द क्राइटेरिया फॉर रीइम्प्लांटेशन। और एक सवाल काफ़ी दिनों से दिमाग में था, हम लोग समझ नहीं पाते थे, ये जो प्लास्टिक सर्जरी लोग बोलते हैं, क्या वो प्लास्टिक से किया जाता है या क्यों, उसका नाम क्यों प्लास्टिक सर्जरी क्यों? प्लास्टिक एक्चुअली ये मिसकॉन्सेप्शन है लोगों में। प्लास्टिक का मतलब है रीमॉडल, टू मोल्ड समथिंग। अच्छा अच्छा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्लास्टिक। इट्स नॉट लाइक दैट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक जो लिटरल मीनिंग है टू मोल्ड। अच्छा, something in the body we can remodel. These all come under plastic surgery. अच्छा, तो जो चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी लोग कहते हैं करवाया, तो वो भी वैसे? ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक लगाया गया उसमें, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लास्टिक सर्जरी कराया गया मतलब इसको सर्जिकल प्रोसीडियर, जो प्लास्टिक सर्जरी का सर्जिकल प्रोसीडियर वो किया गया है। अच्छा, उसे मोल्ड किया गया, उसको मोल्ड किया गया है, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, उसको चेंज किया गया है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट, इट्स मीनिंग इज टू मोल्ड। अच्छा, तो सर ऐसा भी कभी हुआ कि कोई बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा आपके पास आया पेशेंट और फिर आप भी घबरा गए लेकिन बाद में सक्सेसफुली काम हो गया? जैसे ये पेशेंट आया था, ये हमको तो लग नहीं रहा था, जब इमरजेंसी में आया था उसका ब्लड प्रेशर नॉन रिकॉर्डेबल था। नियोटिया गेटवेल हॉस्पिटल में आया था ये पेशेंट, जिसका ब्लड प्रेशर नॉन रिकॉर्डेबल था। पेशेंट बिल्कुल ड्राउजी था, तो हमको तो शुरू में लग रहा था कि रीइम्प्लांटेशन का हमने सोचा ही नहीं था। जब पेशेंट आया था पहले हमको तो लग रहा था कि पेशेंट को पहले बचाया जाए, तो हमने उसको जो प्राइमरी मैनेजमेंट है, जो इमरजेंसी टीम है, उनको इमीडिएटली रिससिटेट किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, नॉन एड्रेनलिन जो होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए वो स्टार्ट किया। तो हमारा फोकस पहले ये था कि पेशेंट को बचाया जाए। जब हमको लगा कि नहीं पेशेंट बच गया, तब हमको फिर उसको प्लान अप किए कि हमको रीइम्प्लांट करना चाहिए। तब हम उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। तो हैंड इंजरी का सबसे प्राइमरी चीज़ है कि पहले ब्लीडिंग कंट्रोल किया जाए। सबसे प्राइमरी ब्लीडिंग कंट्रोल जो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उसको ब्लीडिंग कंट्रोल करें, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, वहाँ पे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उनसे मैं यही कहूँगा कि वो एक स्प्लिंट लगा दें जी। स्प्लिंट लगा देने से एक तो ब्लीडिंग भी कंट्रोल रहेगा, प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट नहीं होने से उसको पेन भी कम होगा। तो इतना प्राइमरी चीज़ करके उसको इमीडिएटली जो हैंड सेंटर है वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। अच्छा, एक ये चीज़ भी बताते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए अब यहाँ वही हाथ कट गया या ऐसा भी, तो भीड़ भाड़ वहाँ नहीं रखनी चाहिए, वहाँ उन्हें अकेला छोड़ दीजिए, ऐसा क्या ये बहुत मायने रखता है या फिर ये वैसे? वो जो भीड़ होती है, भीड़ काम की भीड़ हो। अच्छा, सब उसमें जो उसको प्राइमरी एड चाहिए, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट चाहिए वो उसको मिले। ऐसा ना हो कि भीड़ की वजह से जो उसको मिलना चाहिए वो ना मिल पाए। सबसे ज़्यादा कॉमन किस टाइप के पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं? यूजुअली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हो तो यूजुअली हैंड ट्रॉमा बहुत ही कॉमन है हमारे इस एरिया में, खास करके जो कि मैकेनिकल इंजरीज है, मशीन में हाथ आ गया, और जो टी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें भी बहुत बार हाथ आ जाता है। तो इसमें यही होता है कॉमनली, जो हैंड इंजरी के जो पेशेंट मेरे पास ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो जिनके फिंगर्स वगैरह क्रश हो जाते हैं, क्या वो सब भी फिर से पहले जैसा हो जाता है? उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। फिंगर क्रश हो गया, जो डिटैच हो गया, तो उसको हम लोग रीअटैच करने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडेड कि पेशेंट का कंडीशन ठीक हो, पेशेंट फिट हो। चूँकि ये बड़ी सर्जरी होता है, रीइम्प्लांटेशन एक बड़ी सर्जरी होती है। तो फर्स्ट हम लोग प्राइमरी होता है कि पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग कोशिश करते हैं उसको रिकंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है उसको टैकल करने का। सिलीगुड़ी में सिर्फ आप ही ऐसे सर्जन हैं या फिर और भी? और भी सर्जन हैं सिलीगुड़ी में, कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत बार हम दूसरों से डिस्कशन भी होता है कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट। बहुत बार CMEs होते हैं, उसमें भी डिस्कशन होता है। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसमें डॉक्टर वाले फील्ड में तो बहुत सारे लाइन होते हैं, तो आपने ये सर्जरी ही क्यों चूज़ किया? दूसरे भी तो और बहुत सारे एक्चुअली सर्जरी का मुझे बहुत पहले से वो था। पहले तो मैंने MBBS के बाद MS जनरल सर्जरी किया, क्योंकि सर्जरी में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने जनरल सर्जरी चूज़ किया।
जनरल सर्जरी के बाद हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं ये पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे न्यूरो सर्जरी हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गया, यूरो सर्जरी हो गया। तो एक्चुअली प्लास्टिक में मुझे स्पेशल इंटरेस्ट था, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी बाकी जो ब्रांचेज है वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए होता है। जैसे न्यूरो सर्जरी सिर्फ ब्रेन के लिए होता है, यूरो सर्जरी सिर्फ यूरोजेनिटल सिस्टम के लिए होता है, कार्डियक सर्जरी जो सर्जन होते हैं वो सिर्फ हार्ट की सर्जरी करते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट स्पेसिफिक टू अ सिंगल ऑर्गन, इवन हेड टू टो वी कैन गो एनीवेयर। अच्छा, तो ये अंदर से मैं वीक होऊंगा तो वो उसका असर पड़ता है क्या इलाज पे? डेफिनेटली पड़ता है। पेशेंट स्ट्रांग होना ज़रूरी है, पेशेंट का जो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो इलाज ट्रीटमेंट जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है उस पर असर पड़ता है डेफिनेटली। तो इलाज के दौरान या इलाज के बाद भी पेशेंट के पास वैसे लोगों को जाने से रोकें जो उनके सामने नेगेटिव बातें करते हो? डेफिनेटली बिल्कुल मिलने नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों से। पेशेंट को हमेशा साइकोलॉजिकल वो होना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। पेशेंट को डॉक्टर पर ट्रस्ट होना चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट गुड रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? वेबसाइट है, इवन गूगल में भी है वेबसाइट, उसमें सर्च करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा इस टॉक में यही मैसेज होगा आप लोगों से कि ये इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक फैलाइए, जागरूक रहिए और जागरूकता फैलाइए। और हैंड इंजरी में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो उसका अवेयरनेस बढ़ाइए दूसरे लोगों तक। और आप लोग लेट्स टॉक सिलीगुड़ी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही हस्तियों को हम बुलाया करेंगे और बातें करेंगे उनसे। धन्यवाद।